हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गौतम में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सीटेट ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 1 भाग 1 पढ़ा था। अब हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज पार्ट 2 है और पहला जो टॉपिक है साथियों वह है बाघ। बाघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, यानी मनुष्य से वह 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियाँ होता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण मल मूत्र करके गंध छोड़ता है, जिससे दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। उसे ये पता चलता है कि हमारे इलाके में कोई अगर बाघ आया होगा तो वो पहचान लेता है कि हमारे इलाके में बाड़ी बाघ आया होगा। नहीं तो अगर वो अपना परिवार का होगा तो वो भी पहचान लेता है कि मेरे परिवार का है। तो वो मल मूत्र के सहायता से वो अपने इलाके का निर्धारण करता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बंधुओं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियाँ में हिलने से हुई आवाज़ की अंतर को भी भांप लेता है। बाघ सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा अधिक बाघ जो है कर्नाटक में पाया जाता है। बाघ के नर बच्चे 2 से 3 वर्ष में झुंड को छोड़ देते हैं। बाघ का बच्चा जो है उसका वजन जो होता है, जिसमें वो शिशु रहता है, तो उस समय उसका 1.5 से 2 केजी का उसका वजन होता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है शेर। जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। यह भूरे रंग का होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ के स्तूप में है, जो कि शेर का अंकन इसमें है। शेर तथा बच्चे समूह में रहते हैं। समूह को नेतृत्व शेरनी करती है। शेर का नर बच्चे 2 से 3 वर्ष में समूह को छोड़ देते हैं। शेर भी अंधेरों में देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना तेज होती है। शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मल मूत्र की गंध के द्वारा करता है, यानी बाघ भी करता है और शेर भी मल मूत्र की गंध के द्वारा ही करता है। बाघ भी हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है और शेर भी हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। आगे है, शेर को भी मूछे के माध्यम से भी दिशा का ज्ञान हो जाता है। शेर का बच्चा 2.5 से 3 केजी होता है, जबकि बाघ का बच्चा 1.5 से 2 केजी का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है, शेर भारत में सर्वाधिक गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर शेर के बारे में पूछा जाए तो सबसे अधिक भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है केंचुआ। केंचुआ के बारे में थोड़े जान लेते हैं। केंचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। जमीन में इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। केंचुए मृत पत्तियां और पौधे को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ हो जाती है। इसलिए केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला है लंगूर। तो अब हम थोड़ी लंगूर के बारे में जान लेते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। ये लंगूर का काम है। अगला है भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं उद्यान। इसके बारे में जानेंगे कि किस राज्य में
कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है और कौन सा उद्यान है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन बार बार आता है। कई बार क्वेश्चन आ चुकी है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वह है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वह है उत्तराखंड में, और गिर राष्ट्रीय उद्यान वह है गुजरात में। गिर वन संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना 1913 में की गई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है साथियों, वह 1913 में की गई थी। एशियाई सिंहों से बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगर एशियाई बब्बर शेर की बात की जाए तो वह गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, यानी गुजरात में ही बब्बर शेर के लिए वो प्रसिद्ध है और बब्बर शेर के ही नाम से वो जाने जाते हैं। अगला है बांधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वो है मध्य प्रदेश में। बांधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बंधुओं, वह है मध्य प्रदेश में। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि बांधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बांधव अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1968 में बांधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया। बांधव अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान को 1913 में ये स्थापना की गई और बांधव को 1968 में। ये आपको दिमाग में रखना है, नहीं तो आप फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। अब अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, यह भारत का सबसे जीव मंडल माना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में टाइगर रिजर्व रूप में स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1973 में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का जो है ये स्थापना हुआ और टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। अगला आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। काजी राष्ट्रीय उद्यान वह है असम में। बांदीपुर कहाँ है बंधुओं, वह है कर्नाटक में, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। अगला आता है कि पहला बाघ अभयारण्य सरिस्का, जो कि राजस्थान में है। अगर पहला बाघ अभयारण्य अगर पूछे तो सरिस्का है और जो कि राजस्थान में है। भारत में सबसे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ है, वो है मध्य प्रदेश में। देश का सबसे बड़ा अभयारण्य नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में। सबसे अगर बड़ा अभयारण्य पूछा जाए तो नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य वो है अंडमान निकोबार में। अब अगला टॉपिक आता है पार्क। थोड़ी पार्क के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन यानी अंडमान निकोबार में है। छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। और सबसे बड़ा पूछे तो हिमिस, जो कि लद्दाख में है, और यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। छोटा पूछे तो साउथ बटन वह है अंडमान निकोबार में, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क पूछे तो हिमिस है, वो है लद्दाख में। ये आपको ध्यान में रखना है। विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबू लमजाओ है, जो कि मणिपुर में है।
तैरता हुआ पूछे तो केबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में है। अगला है मगरमच्छ के थोड़े थोड़े आपको ये ध्यान में रखना है। और अब कुछ मुख्य बिंदु को थोड़ा कुछ देख लेते हैं। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार प्रश्न आ चुके हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वो इस तरह प्रश्न आ जाता है कि कौन सा जानवर के हमेशा दांत बढ़ते रहते हैं, तो वह है गिलहरी। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनका दांत हमेशा घिस जाता है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे का दांत पत्ता को काटने के लिए होता है और पीछे का दांत चपटे होता है और बड़े होता है जो घास चबाने के लिए होता है। अगला टॉपिक है बंधु, वह है जंगल। थोड़े जंगल के बारे में जान लेते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि इस जंगल पर जो चाहे उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। यानी जंगल अधिकार कानून 2007 में ये बताया गया कि जो भी हैं वो जो 25 साल से ज़्यादा दिन तक वह जंगल में रह गए हैं तो वो चाहे तो उस एरिया में कुछ भी उगा सकता है और उन्हें हटाया नहीं जाएगा। वो घर भी बना कर रह रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो फसल उगाना चाहते हैं तो फसल भी, कृषि करना चाहते तो कृषि भी कर सकते हैं, उन्हें सरकार नहीं हटाएंगे। ये जंगल अधिकार कानून 2007 में बताया गया। आगे है जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। जंगल का जो संरक्षण है वहाँ का जो लोग है, वहाँ की ग्राम सभा है, वहाँ के लोग ही करते हैं। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। यही बहुत ही दुख की बात है कि जितने भी खानों की खुदाई हो रही है और बांधों का निर्माण हो रहा है जिसके कारण जंगल हमारे नष्ट होते जा रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अगला है कृषि या फसल। थोड़ी कृषि या फसल के बारे में जानेंगे। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल को उपयोग करने से ज़मीन बंजर हो जाती है। अगला है एग्रीकल्चर। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। एग्रीकल्चर को हिंदी में बंधुओं खेती कहते हैं, कृषि कहते हैं। अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन। रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन कृषि की आय में पूरक हो जाता है। अगला है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर साथियों मत्स्य पालन को कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम पालन को कहा जाता है और पीसीकल्चर मत्स्य पालन को यानी मछली पालन का। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। आगे है बीज। बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। पौधे स्वयं भी अपनी बीजों को दूर फेंक देते हैं, जबकि ये हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन ये सच है कि पौधे स्वयं भी अपनी बीजों को दूर फेंक देते हैं। वो कैसे फेंकते हैं वो जानेंगे। कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। यही सच्चाई है और एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच जाते हैं।
सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल आते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ ये सब बीज हैं। ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ ये बीज हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर ये भी बीज हैं। ये भी आपको माइंड में रखना है। आगे है मलेरिया। अब थोड़ी मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। वो ही एक ऐसा वैज्ञानिक है जो कि ये पता लगाया कि मलेरिया होता कैसे है, किस कारण से होता है। वो है मलेरिया मच्छरों के कारण से होता है। रोनाल्ड रॉस जो कि भारतीय मूल निवासी थे। और मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर जो कि एनाफिलीज हैं उससे फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती है। ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं, सिनकोना पेड़ की छाल से। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मलेरिया होता है वो मादा मच्छर के काटने से होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने के लिए घरेलू उपाय। ज़रा हम घरेलू उपाय के बारे में अब जान लेते हैं। पहला है दूध। दूध को हम घरेलू उपाय के द्वारा हम कैसे बचा सकते हैं? वह है उबाल कर। हरा धनिया को कैसे बचा सकते हैं? गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। पके हुए चावल को कैसे बचाएंगे? एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। प्याज लहसुन को कैसे बचा सकते हैं? वह खुले में रखते हैं ताकि उसमें नमी का अंश ना पड़े और नमी से बचाना है। अगला टॉपिक है साथियों, वह है लिंगहुफेन। लिंगहुफेन आप लोगों को अगर आप सुने होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुने हैं तो आप जान लेंगे कि आज लिंगहुफेन सांप के मांस से बनाए जाते हैं। और जो ये होता है हांगकांग का ये पकवान है और ये सांप का भोजन बनाए जाते हैं। लिंगहुफेन सांप के मांस से बनाए जाते हैं और हांगकांग का ये पकवान है। अगला टॉपिक है ऊंधियू। ऊंधियू का नाम भी आपको पहली बार सुने होंगे, या अगर सुने हैं तो अच्छी बात है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। सर्दियों में खेतों की ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को ऊंधियू कहते हैं। गुजरात में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा, यानी बर्तन में सारा सब्जी को डाल के उसके बाद उसको उल्टा करके उसका मुंह को बंद कर देना है, बंद करके उसको उल्टा लटका देना है, नीचे में आग जला देना है कोयले का। उसी से वो ऊंधियू का पकवान बन जाता है। ये गुजरात का पकवान है। ऊंधियू कहाँ का पकवान है? वह है गुजरात का। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार प्रश्न आए हुए हैं। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में बाजरे की रोटी को खाया जाता है। साथ ही मक्खन, दही और छाछ भी लिया जाता है। यानी ऊंधियू का जो भी पकवान होगा उसके साथ बाजरे की रोटी लिया जाता है, मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। आगे है गुजरात। ये गांधीधाम स्टेशन कहाँ है भाई? गुजरात में है। ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं। गांधीधाम स्टेशन कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के प्रमुख खाद्य जो है वह है आपको ढोकला है, चटनी है, नींबू वाले चावल है और मिठाई। ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं। गुजरात का जो खाद्य है वह है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल तथा मिठाई हैं। बनगांव कहाँ है साथियों? वह है गुजरात में। बनगांव कहाँ है? गुजरात में। गांधीधाम कहाँ है? अहमदाबाद, वो भी है गुजरात में। वलसाड कहाँ है? गुजरात में है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब दांडी यात्रा। दांडी यात्रा आप लोग को पता होगा, जो कि गांधी जी ने इन्होंने स्टार्ट किया था। तो आप स्टार्ट करते हैं। दांडी यात्रा सन 1930 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी 1930 ईस्वी में, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। ये दांडी यात्रा जो शुरू की है साथियों वह गांधी जी ने की थी।
गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी यात्रा शुरू की और इस गलत कानून को तोड़ा। अगला टॉपिक है नींबू की शिकंजी। अब नींबू की शिकंजी हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानते हैं। पानी में शक्कर घोलना, माफ़ी चाहेंगे यहाँ घूमना लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। पानी में शक्कर को घोलना, नींबू रस डालना और छानना, ये माफ़ी चाहेंगे यहाँ भी गलती हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, और छानना, नींबू की शिकंजी बनकर तैयार। यानी नींबू की शिकंजी जिनको जिनको भी पीना है, पानी में शक्कर को घोल देना है, नींबू का रस डाल देना है और उसके बाद छान लेना है, नींबू की शिकंजी बनकर तैयार हो जाएगी। अगला है टॉपिक है सवारी के साधन। हम लोग जो भी यात्रा करते हैं और किस किस सवारी से हम लोग यात्रा करते हैं उसके बारे में जानते हैं। सवारी के जो साधन है भाई वह है नाव। नाव से भी यात्रा करते हैं हम लोग, बैलगाड़ी से भी यात्रा करते हैं, बस से भी करते हैं, कार से करते हैं, ट्रेन से करते हैं, हवाई जहाज़ से करते हैं, पालकी से करते हैं, रिक्शा से करते हैं, साइकिल से करते हैं, मोटरसाइकिल से करते हैं। ये सारे सवारी के साधन हैं। अब हम लुई ब्रेल यानी ब्रेल लिपि के बारे में जानेंगे। लुई ब्रेल फ्रांस का रहने वाला था। लुई ब्रेल फ्रांस का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब वह एक दिन अपने पिता के साथ उनके जो औजार हैं औजार से वो खेल रहा था। अचानक एक नुकीली औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई। इससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई, देखना बिल्कुल बंद हो गया। लुई ब्रेल की रुचि पढ़ने में थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह के तरीका सोचता रहा। अंततः तरकीब ढूंढ भी लिया। एक तरीका छूकर एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदु पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। ये ब्रेल लिपि कहलाती है। यानी 6 बिंदुओं का जो भी रहेगा, अगर उसको छू करके स्पर्श करके अगर उभरे हुए जगह को पहचान लेता है तो वह कहलाता है ब्रेल लिपि। अब यह लिपि कंप्यूटर के प्रयोग में भी लिखी जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, और आज जो भी क्लास किए और क्लास में अगर अच्छे से समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगली वीडियो जो पार्ट 3 है मैं अगली वीडियो लाऊंगा, तो जो भी कमी होगी उस कमी को दूर किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।